सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं राजश्री अवस्थी शुक्ला, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोमती नगर, लखनऊ से कक्षा 11 के इतिहास विषय के अंतर्गत हमारे विश्व इतिहास के कुछ विषयों में हम लोग आज दूसरे अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है लेखन कला एवं शहरी जीवन। तो आइए, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसके पहले भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने अभी पहले अपने अध्याय में पढ़ा है कि कैसे इस पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस सृष्टि में अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज सबका निर्माण हुआ, पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। कैसे धीरे धीरे क्रम से उसमें जो मानव है उसकी उत्पत्ति हुई, मानव के पूर्वजों की उत्पत्ति हुई, फिर धीरे धीरे उनसे क्रमिक विकास होते होते 360 लाख वर्षों से लेकर के और कैसे वो 25 लाख वर्ष पूर्व तक का एक संपूर्ण मानव के रूप में, होमो सैपियंस, प्राज्ञ मानव के रूप में बनकर के आया। कालांतर में इसी तरह से और प्रगति होती चली गई और फिर वो होमो वंश के और स्वरूपों में आया, जिसमें कि वो होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलिस है, होमो सैपियंस है। तो इन्हीं में प्रारंभिक मानव का विकास हम लोगों ने पढ़ा। फिर मानव कैसे शिकारी था, एक संग्राहक था, पहले फल फूल इकट्ठा करता था, शिकार करता था, मांस खाता था और उससे धीरे धीरे आगे बढ़ करके कैसे उसने कृषि करना प्रारंभ किया, संग्रहण किया पहले तो बीजों का, फिर धीरे धीरे उसने उन पौधों पर, उन पर ध्यान दिया और एक जगह पर रहना प्रारंभ किया, उन बीजों को बोया, उन पे समय दिया, देखा कि किस प्रकार से वो विकसित हुए और फिर उस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने कृषि करना प्रारंभ किया। तो ये जो घटना है ये पूरा हमारा 10,000 साल ईसा पूर्व की बात है। तो यहाँ पर 10,000 वर्ष पूर्व तक का हम लोग अपना इतिहास पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोगों को इस पाठ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका हमारा उद्देश्य क्या होगा कि हम प्रारंभिक समाज जो है हमारा, वो कैसे शिकारी संग्राहक समाज है, वो कैसे उसमें से फिर पशुपालक बना, कैसे उसने कृषि का विस्तार किया और फिर कैसे वो व्यापार में पहुंचा और व्यापार के कारण वो एक नगर के रूप में, नगरवासी के रूप में वो परिवर्तित होते चले गए। कृषि अधिशेष से किस प्रकार से व्यापार की प्रगति होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। व्यापारिक केंद्रों के रूप में किस प्रकार से शहरों का निर्माण होता है, क्या उसकी शहरीकरण की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, शहरों के लिए क्या आवश्यक होता है, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रथम नगरीकरण जो हमारा हुआ, सबसे पहले जहाँ नगर का उद्भव हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इस सब के बारे में जानेंगे और क्यों हुआ, इन सब के बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। नगरीकरण में लेखन कला की आवश्यकता क्या थी, अगर नगर बने हैं तो उसमें लेखन कला की आवश्यकता ऐसी क्या पड़ गई कि उसमें हमें भाषा और लिपि का प्रयोग हुआ और उसकी भूमिका क्या रही, किस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ को प्रयोग किया। और पाठ के अंत में हम लोग इस बारे में जानने में सक्षम होंगे और अपने इस पाठ को अच्छे से इसकी व्याख्या करने में सक्षम रहेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे इस भाग का अध्ययन क्षेत्र क्या रहेगा। मेसोपोटामिया, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, मेसोपोटामिया का भूगोल क्या है, भौगोलिक दृष्टि से मेसोपोटामिया की क्या महत्ता है, कहाँ पर वो स्थित है, पूरे विश्व के हमारा जो मानचित्र है उसमें वो कहाँ पर स्थित है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। शहरीकरण, उसमें किस प्रकार से मेसोपोटामिया में शहरीकरण हुआ, किस प्रकार से वहाँ पर नगरों की व्यवस्था आई, शहरों में माल की आवाजाही किस प्रकार से थी, कैसे वो लोग सामान को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, कैसे व्यापार करते थे। और फिर लेखन कला, इस व्यापार में जैसे हमने बताया कि लेखन कला की आवश्यकता पड़ी होगी, तो लेखन कला का विकास कैसे हुआ, उसकी क्या महत्ता थी, लेखन प्रणाली क्या थी। अच्छा, लिखना और साक्षर होना दोनों थोड़ा सा
फ़र्क हो जाता है। तो इसमें किस प्रकार से लेखन कला का विकास हुआ और कितनी वहाँ पर साक्षरता की दर थी, कितने लोग वहाँ पर पढ़े लिखे थे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और लेखन का प्रयोग किस प्रकार से उन लोगों ने किया है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं सबसे पहले मेसोपोटामिया। जो मेसोपोटामिया है ये हमारे दो शब्दों से बनकर के बना हुआ, मिलकर के बना है। यूनानी भाषा का शब्द है मेसोस और पोटामोस, यानी कि दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है, जो उपजाऊ क्षेत्र है, उसको यहाँ पर मेसोपोटामिया नाम दिया गया। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है मेसोस यानी कि मध्य में, किनके मध्य में, पोटेमोस नदियों के मध्य में। दो नदियों के मध्य में जो क्षेत्र है, आप जान सकते हैं नदी है यानी कि वहाँ पर जल है, जल के कारण क्या है, जल ही जीवन है। तो वहाँ पर कृषि की उत्पादकता अच्छी होगी, उर्वरता अच्छी होगी भूमि की, इसलिए वहाँ पर वो रिहायशी स्थान ज़्यादा बने होंगे। इसके कारण इन दोनों के मध्य यानी नदियों के मध्य की उपजाऊ भूमि, यही मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ हुआ। और ये दोनों नदियाँ कौन है, क्या आप लोग जानते हैं? दजला और फरात, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। तो जो हमारा अभिलिखित इतिहास है उसमें सबसे पहले शहरीकरण हमको इसी मेसोपोटामिया में नज़र आता है। तो ये मेसोपोटामिया जो है ये आज के इराक जो गणराज्य है वहाँ पर स्थित है। दजला फरात नदियाँ हैं वहाँ पर, जिनके कारण वहाँ की क्षेत्र की उपज जो थी उस समय बहुत अधिक होती थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें शहरीकरण प्राप्त हुआ। अभी हम लोग आगे मानचित्र में देखेंगे किस प्रकार से पूरा एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र है जो कि उस समय काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र रहा था। तो हम लोग मेसोपोटामिया की बात करते हैं कि कैसे वहाँ पर ये शहरीकरण हुआ। विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उन सब में प्राचीनतम सभ्यता जो मेसोपोटामिया की है, यहाँ से हमें नगरीकरण का साक्ष्य मिलता है। नगरीकरण यानी कि बड़े बड़े नगर, उनका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा अभिलिखित इतिहास है उसके आरंभिक काल में मेसोपोटामिया के जो ये शहरीकृत क्षेत्र थे वो दक्षिणी भाग थे। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग ये शहरीकृत सबसे पहले हुए और इसी में सुमेर और अक्कद इनका नाम दिया गया। तो सुमेर से सुमेरियन सभ्यता थी और अक्कद से अक्कदी। तो 2000 ईसा वर्ष पूर्व सबसे महत्वपूर्ण शहर जो बन गया वो बेबीलोन बन गया। दक्षिणी से हम प्रारंभ करेंगे, भी मानचित्र में भी देखेंगे हम लोग। तो पहला हमने बताया आपको सुमेरियन सभ्यता हुई, अक्कदी हुई और फिर ये बेबीलोन क्योंकि महत्वपूर्ण एक शहर बन गया तो इसके कारण नाम पड़ गया बेबीलोनिया। फिर 1100 ईसा पूर्व में आते आते असीरियाओं ने पूरे उत्तरी क्षेत्र को पूरा अपना राज्य में ले लिया। तो इस कारण वहाँ पर राज्य स्थापित करने के कारण ये बन गया नाम असीरिया। ठीक है। यहाँ की प्रारंभिक जो ज्ञात भाषा है, सबसे पुरानी जो हमारी ज्ञात भाषा है वो है हमारी सुमेरियन। अब ये जो इसका विकास है लगभग बात करें हम लोग तो ये 3500 ईसा वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं हम। ईसा से 3500 वर्ष पूर्व लगभग इसी समय हमारे यहाँ जो बात करेंगे आप हिंदुस्तान की, तो यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी आप लोग जान रहे हैं, कुछ कुछ याद होगा आप लोगों को। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जिसको आप लोग जानते हैं। तो लगभग उसके आसपास का ही समय है ये। तो प्रारंभ में इनके यहाँ जो बोली जाने वाली भाषा थी वो क्या थी, सुमेरी या सुमेरियन। तो इसका हमें प्रमाण कब मिलता है, 2600 ईसा पूर्व से। 2400 ईसा पूर्व में आते आते धीरे धीरे इनकी भाषा जो है वो अक्कदी हो गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1400 ईसा पूर्व में आरामाइक भाषा जो है ये परिवर्तन के कारण धीरे धीरे इनका प्रयोग में आया और आरामाइक भाषा इतनी ज़्यादा प्रचलन में हुई कि जब सिकंदर का यहाँ पर आक्रमण हुआ था लगभग 331 ईसा पूर्व के आसपास, तब यहाँ पर ये आरामाइक भाषा तब भी प्रचलित थी और ये जो थी लगभग हिब्रू से मिलती जुलती थी और ये काफ़ी समय तक यहाँ पर प्रचलन में रही। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 1000 ईसा वर्ष पूर्व भी ये व्यापक रूप से बोली जाती थी। इस भाषा का प्रयोग काफ़ी दिनों तक ये लोग करते रहे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले सुमेरी, फिर अक्कदी, फिर उसके बाद आरामाइक। ठीक है। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले की कौन सी है सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, अक्कदी सभ्यता, बेबीलोनिया और फिर असीरियन। अब हम लोग इस ऐतिहासिक महत्व में और देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि यहीं पर हमको पूरे
जो हमारे पुरातत्वविद थे या इतिहासज्ञ थे उन्होंने यहाँ पर फोकस किया, क्या कारण था। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो ये हमारा ईसाई धर्म है उसकी जो धार्मिक पुस्तक है बाइबल, उसमें ओल्ड टेस्टामेंट जो उसका पुराना भाग है उसमें बहुत ही जो कथाएं दी गई हैं उनसे वो लोग अपने आप को रिलेट करते थे, अपने पूर्वजों की वो कहानी समझते थे। और उसमें क्योंकि एक जलप्लावन की घटना का उल्लेख किया गया है तो वो उसकी ही खोज में लगे हुए थे। तो यहाँ पर आप उस क्रम को देख सकते हैं कि कैसे 1840 इस दशक से प्रारंभ हुआ। मेसोपोटामिया के आसपास इन्होंने उत्खनन करना प्रारंभ किया, पुरातात्विक खोजें हुई, उस क्षेत्र को पहचाना गया कि कहाँ से हमको सामान या सामग्री जो है वो प्राप्त की जा सकती है, जिनसे कि हम लोग उस समय के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो इस खोजों का प्रारंभ हुआ और फिर उरूक और मारी में बहुत समय तक, दशकों तक ये उत्खनन कार्य होता रहा। अच्छा, पुरातात्विक उत्खनन एक प्रक्रिया है, बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत इसका उत्खनन किया जाता है एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में, जहाँ पर हमको पता चलता है कि इस क्षेत्र में हमको प्राचीन पुरातात्विक सामग्री मिल सकती है, उसका पूरा एक क्रम से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर दशकों तक ये कार्य चलता रहा। ध्यान रखिएगा कि भारत में इतना लंबा कार्य कभी चला नहीं है। तो यहाँ से हमें जो ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त हुए हैं उस उत्खनन से हमको वहाँ पर बहुत सारे औजार मिले, बहुत सारे बर्तन मिले, बहुत सारे आभूषण मिले, बहुत सारे हमको जो भी और कब्रें मिली, अस्थियाँ मिली। उसके अलावा और जो महत्वपूर्ण एक साक्ष्य मिला है वो है हमारी लिखित दस्तावेज, जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं। लिखित दस्तावेज ये हमको वहाँ से प्राप्त हुए हैं। बाकी आप ऐतिहासिक स्रोत ध्यान रखिएगा, प्रश्न भी अवश्य पूछा जाता है। इमारतें हैं, मूर्तियाँ हैं, आभूषण हैं, कब्र हैं, औजार हैं, मुद्राएं हैं, और ये जो हज़ारों की संख्या में हमको वहाँ से लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, लिखित दस्तावेज हैं, टैबलेट्स हैं, ये प्राप्त हुए हैं। तो बाइबल का जो पहला भाग जिसकी हम बात कर रहे थे, ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें यहाँ पर उल्लेख किया गया है और इसमें मेसोपोटामिया का उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। इसके शहरों का नाम वहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है। शिमार एक नगर का नाम दिया गया है जो कि सुमेर से मिलता जुलता है। ये सुमेर नगर के ही बारे में, या शहर जिसको कहा गया, उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो यूरोप वासियों के लिए, क्योंकि ये ओल्ड टेस्टामेंट से जुड़ा हुआ था, तो जो यूरोप के यात्री थे, वहाँ के विद्युत जन जो थे, उन्होंने इसको अपने पूर्वजों की भूमि माना और इसीलिए वहाँ पर इतने लंबे समय तक उत्खनन किया और वहाँ से जो सामग्री प्राप्त हुई थी उसका विशद अध्ययन भी किया। 1873 में ब्रिटिश म्यूजियम, जो वहाँ का एक न्यूज़पेपर था, उन्होंने ऐसी पट्टिकाओं की खोज प्रारंभ की, ऐसी टैबलेट्स की खोज प्रारंभ की जिस पर ये जलप्लावन की घटना अंकित थी। ये जलप्लावन क्या था, इसमें वहाँ पर उल्लेख आता है। जो मेसोपोटामिया के पुराने जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उसमें भी इस घटना का उल्लेख हुआ है, जिसमें वहाँ पे नायक जो है वो जीव शूद्र या उत्नापिष्टम है, और जबकि जो बाइबल है उसमें इस कथा का नायक नोआ है। अब ये कथा क्या है कि जलप्लावन की जब घटना हुई तो पूरे इस सृष्टि पर, ये पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई, और उसी समय जो ये नोआ थे, इनको क्योंकि ईश्वर ने संकेत दिया था, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी नाव का निर्माण करवाया और उस विशाल नाव में सृष्टि के सभी जीवों को, एक एक जोड़े को उनका वहाँ पर रखा, सारे ज्ञान को संभाल कर रखा, और जितना भी उनका ये सृष्टि के पौधे थे, बीज थे, उन सबको उन्होंने एक एक सबका संभाल के उस नाव पर इकट्ठा कर लिया। और ये जलप्लावन की घटना हुई, सब कुछ सृष्टि पे तबाह हो गया, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि ये सृष्टि आगे बनी रहे, इसीलिए उन्होंने ये नोआ को संकेत दिया था, उन्होंने सबको बचाया। और जब वो जलप्लावन की घटना समाप्त हुई, वो प्रलय समाप्त हुआ, तो उसके बाद वापस इस धरती पर फिर से जीवन का संचार हुआ। और ऐसी ही घटना आप लोग जरा याद करिए, क्या हम लोगों के यहाँ भी सुनाई जाती है? अपने धार्मिक स्रोतों में भी कहीं ऐसी कोई घटना आती है? अवश्य आती है। पूछिएगा अपने माता पिता से या कहीं से भी आप जानने का प्रयास कीजिएगा। तो एक हिंट हम आपको दे रहे हैं थोड़ा सा, मत्स्यावतार, इसकी घटना आप अवश्य पढ़िएगा। 1960 तक यहाँ पर यही माना जाता रहा कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है या जो बाइबल है, इसकी घटनाएं जो हैं वो क्रमशः सत्य हैं, अक्षरशः सत्य हैं। उसको जानने का प्रयास किया गया, उसको खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन इसी बीच में आप जान रहे हैं कि कैसे वहाँ से हमें
उत्खनन से हड्डियां और जो बाकी सारी चीज़ें मिली थी, जब उनका कार्बनिक विश्लेषण करके उनकी आयु का पता लगाया गया तो उससे धीरे धीरे साधारण मानव के बारे में भी पता चला। और जो ये बातें थी वो बाइबल की अक्षरशः बातें सत्य ना होकर के उन्होंने उसको दूसरी तरीके से व्याख्यात किया। तो इस दशक तक आते आते इन्होंने मान लिया कि जो ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियां हैं वो अक्षरशः सिद्ध नहीं हैं, लेकिन जो ये विकास की क्रमिक घटनाएं हैं उनको उन्होंने किसी दूसरी तरीके से उनकी व्याख्या की है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की, तो हम लोग अभी मध्य एशिया की बात कर रहे हैं। तो ये मध्य एशिया, अभी हम लोगों ने पहले पार्ट में क्या पढ़ा, अफ्रीका और यूरोप का क्षेत्र पढ़ा। अभी हम यहाँ पे अपना मध्य एशिया देख रहे हैं। इस मध्य एशिया में आप देख सकते हैं ये पूरा नीचे का क्षेत्र कौन सा है, अफ्रीका का। जी हाँ, ये अफ्रीका है इधर, और इधर ऊपर यूरोप है। काला सागर देख सकते हैं, भूमध्य सागर है, कैस्पियन सागर, अरल सागर और फारस की खाड़ी। अब हम लोग बात करें, हम लोग हैं कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र की। जो हमने बात बताया आपको अर्धचंद्राकार क्षेत्र, ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ था। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, यहाँ पर ये आपको सिंधु नदी भी दिखाई दे रही है, अर्थात उसी समय ये भारत में यहाँ पर भी जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो इस समय यहाँ पर प्रचलित थी, उस समय थी। तो यहाँ से यहाँ का भी व्यापार होता रहा होगा, जैसा कि हम लोग को प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो फिर वापस आते हैं हम लोग, यहाँ देखिए ये दजला नदी और ये फरात नदी, ये दो नदियाँ इसकी आप कहें जीवन रेखा हैं, जिसके कारण ये पूरी एक जो सभ्यता है इतने प्रकाश में आई, इतने उन्नत अवस्था में पहुंची थी। तो इसका आप ये देख सकते क्षेत्र, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। दजला नदी की बहुत सारी धाराएं जो हैं वो ईरान की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि हम लोग जल व्यापार के माध्यम से, जल मार्ग के द्वारा हम लोग दूसरे क्षेत्रों में ईरान की तरफ भी जा सकते हैं। और फरात नदी, जिसको कि विश्व मार्ग का दर्जा मिला, आगे हम लोग मारी जब पढ़ेंगे इस मारी शहर को तब हम लोग जानेंगे कि कैसे ये इसको विश्व मार्ग का दर्जा मिला था, कि कैसे ये भूमध्य सागर को यहाँ से जोड़ रही है, इधर पूरा दूर दूर तक इससे व्यापार का संभव हो सकता है। दूसरा हम बात करेंगे, जब दक्षिणी क्षेत्र हमने बात की तो उर और उरुक, ये जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में ही सबसे पहले हमारा जो शहरीकरण है वो प्रारंभ हुआ। फिर ये बेबीलोन, जिसकी हमने बात की कि बेबीलोनिया वहाँ पर आया, और फिर ये असीरिया, इस क्षेत्र में असीरिया है। तो यहाँ पर अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि ये मेसोपोटामिया है केवल। अभी हमने उसके आसपास के पूरे क्षेत्रों को समझा, किस प्रकार से उसके पास ईरान है, इधर तुर्की है, और फिर अब इसमें हम लोग फिर और अच्छे से जान पाएंगे कि इस क्षेत्र कहाँ कहाँ तक इसके विस्तार थे। तो मानचित्र में आप जानते हैं ना, ऊपर की तरफ उत्तर है, तो हम लोग उत्तर और पूर्व की बात करें तो यहाँ पर ये पूरे पहाड़ी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है ये स्टेपी क्षेत्र है, ऊंचे मैदान हैं, घास के मैदान हैं, जो कि चारागाह के रूप में जो एक पशुपालन का क्षेत्र बन सकता है बहुत अच्छा, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कि बहुत सारे भेड़ और बकरी और पशु पाले जाते थे, उनसे जो भी उत्पादन होता था उसका वो लोग प्रयोग करते थे। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व में ये पहाड़ी क्षेत्र है, और दजला की जो ये नदियाँ हैं, नदियाँ की जो धाराएं हैं और जो सहायक नदियाँ हैं, उनसे ईरान की तरफ, ये पूरा ईरान का क्षेत्र है, ईरान से कैसे संपर्क साधा जा सकता था। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत जो हैं आगे चल करके और विस्तृत क्षेत्र में परिवर्तित होते जाते हैं। यहाँ पर दक्षिणी भाग में आप देखेंगे क्या है, मरुस्थल है। लेकिन ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि दजला और फरात नदियाँ ऊपर से जब पहाड़ों से बह करके आ रही हैं तो ये अपने साथ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी को लेकर के आती हैं, जिसके कारण कि इस क्षेत्र में उपज जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। गेहूँ, जौ, मसूर, चना, इस सब का यहाँ पर उत्पादन काफ़ी अच्छे तरीके से होता था, बहुतायत में होता था। जब यद्यपि कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र इसके पास है, लेकिन फिर भी जल की उपलब्धता के कारण नहरों से इनकी सिंचाई जो होती थी, या जो प्राकृतिक धाराएं बाढ़ के समय जो और गाद लेकर के आती थी, मिट्टी, एक्स्ट्रा मिट्टी साथ में लेकर के आती थी, उसके कारण ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता था। तो पूरा आप इसका समझ गए होंगे। इस मानचित्र को आप लोग अपनी पुस्तक में भी देखिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। इस पर जो भी ये स्थान दिए गए हैं, ये आसो, निमरुन, नीनवे, इन सब को आप लोग देखेंगे, पहचानेंगे, क्योंकि मानचित्र में अवश्य ये पूछे जाते हैं। तो क्षेत्र तो आप जान ही गए होंगे हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं। इसको एक बार और समझ लेते हैं कि इराक जो है वो भौगोलिक विविधताओं का देश है। इराक, अभी जैसे हमने बात की कि इराक में क्या है, एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ उपजाऊ भूमि है, एक तरफ
स्टेपी घास का मैदान है, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ये भौगोलिक विविधताओं का देश है। पूर्वोत्तर भाग इसका खूब हरा भरा है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और नीचा मैदान है। आगे चल करके यही विस्तृत क्षेत्र हो जाता है पूरा। तो यहाँ पर खेती का प्रमाण सबसे पहले पाया जाता है 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक का ये हमको पहला खेती का प्रमाण प्राप्त होता है। खेती कैसे इन लोगों ने प्रारंभ की होगी, जैसे हम लोगों ने बात की अभी पहले कि किसी भी खेती के लिए हमको एक समय, निश्चित समय के लिए आवश्यकता पड़ती है कि एक ही जगह पर हम लोग रहें। तो धीरे धीरे जब विकास हुआ मानव का, तो उन्होंने एक ही जगह पर रहना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बीज बोए थे वो क्रमशः वो तो अपने समय पर ही पौधा बनते और फिर उनसे बीज बनता। उसकी प्राप्ति के लिए उनको एक निश्चित स्थान पे ही रहना था। तो उन्होंने वहाँ पर अपने रहने के लिए मौसम के हिसाब से अपने कुछ निवास स्थान बनाए होंगे और फिर वहीं पर रहना प्रारंभ किया और उस खेती के लिए वहीं पर वो रहने लगे। तो उत्तर में ऊंची भूमि है जिसको स्टेपी घास की भूमि कहा गया, जो कि एक पशुपालन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी भूमि है। पूर्व में दजला और इसकी सहायक नदियां हैं जो कि ईरान के लिए हमारी व्यापारिक मार्ग का भी स्रोत हो सकती हैं और बाकी वहां से माल की आवाजाही भी हो सकती थी। दक्षिणी भाग में रेगिस्तान है और यहीं पर सबसे पहले नगरों की उत्पत्ति हुई, शहरीकरण हुआ। जैसे हमने बताया आपको अभी पहले, कृषि में क्या क्या होता है, गेहूं, जौ, मटर, मसूर, यही सब वहाँ पर होता है। अच्छा, सर्दियों की वर्षा के बाद यहाँ पर क्या होता है, गर्मियों में खजूर, जो खजूर है पिंड खजूर, उसकी यहाँ पर उपलब्धता होती है। अब नदियाँ हैं तो नदियों में मछलियाँ भी होंगी, तो इनके भोजन में वो मछलियाँ भी शामिल थीं। गर्मियों में पिंड खजूर भी प्राप्त होता था जिसको ये लोग अपने खाद्य सामग्री में प्रयोग करते थे। पशुपालन, जैसे बताया अभी, भेड़ बकरी और भी मालवाहक जो ढोते थे, जिनसे वो माल, गधे या और जो भी पशु रहे होंगे, उन सब का भी ये लोग प्रयोग करते थे और प्रचुर मात्रा में इनको दूध, दही ये सब प्राप्त होता था। और जो इन्होंने वृक्षों से पटसन, रुई से क्या बना, सूत, तो इस सब से उन्होंने अपने वस्त्र बनाना शुरू किया। और जो भेड़ है उसकी ऊन से इन्होंने ऊनी वस्त्र भी बनाना शुरू किया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इन सब का विस्तार प्रारंभ हुआ। अच्छा, कृषि के उत्पादन की दृष्टि से तो ये लोग बहुत ही संसाधन इनके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन इनके पास जो खनिज संसाधन है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि खाद्य की कोई कमी नहीं है। इस समय की बात जब हम कर रहे हैं मेसोपोटामिया की, तो खाद्य के लिए बहुत प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। और फिर इसके आगे क्या हुआ, कैसे शहर बने इनसे, तो अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी बात कर रहे थे हम कि 3500 ईसा पूर्व की बात है लगभग। तो ये कौन सा युग है, कांस्य युग। सबसे पहले धातुओं में कांस्य ही है। कांस्य क्या है, रांगा और तांबा, इनसे मिल करके जो धातु बनी वो कांस्य। तो उस कांसे का प्रयोग किया गया और उसका कांस्य युगीन क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय जो भी हमको सामग्री प्राप्त होती, पुरातात्विक सामग्री, उसमें कांस्य धातु की महत्ता है बहुत अधिक रूप में। औजार हो, चाहे वो बर्तन हो या और भी सामग्री जो भी है, सब में हमें कांसे की प्रचुरता प्राप्त होती है, इसलिए ये कांस्य युगीन सभ्यता है। तो शहरी अर्थव्यवस्था है, ग्रामों पर इन पर निर्भरता रहेगी, क्योंकि ग्राम से जो भी उत्पादन होता है वो सब शहर में आता है। किस प्रकार से, जो खाद्य उत्पादन है, क्योंकि शहरी हैं इसलिए वो शहर में जो आत्मनिर्भर तो नहीं हो सकते शहर के लोग, उनको अपने लिए गांवों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो भी वहाँ की सामग्री है वहाँ से प्रयोग करना। तो व्यापार, उत्पादन और जो विभिन्न सेवाएं हैं, ये सब शहरीकरण के प्रमुख हमारे लक्षण हैं। सामाजिक संगठन इसमें बहुत ज़रूरी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब व्यापार की हम बात करेंगे, कोई सामान हम व्यापार कर रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं, तो उसके लिए कोई एक सामाजिक संगठन होना आवश्यक है, व्यापारिक संगठन होना आवश्यक है, तो जो कि उसकी देखभाल करे कि वो कहीं नष्ट ना हो या क्या आगे उनके कोई कार्य ना हो। इसमें श्रम विभाजन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि जब कोई हम सामान बना रहे हैं तो हमको बनाना आता है, लेकिन उसमें जो प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं उसको बनाना नहीं आता, औजार बनाना नहीं आता। अगर हम पत्थर की मूर्ति बना रहे हैं या पत्थर की कोई मोहर बना रहे हैं, तो हम मोहर बनाने में निपुण हो सकते हैं, लेकिन औजार बनाने में नहीं। तो उन औजार बनाने के लिए हमें दूसरों लोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा, और पत्थरों के लिए किसी और पर, हमें केवल उस पर नक्काशी करना आता है। इस प्रकार से जो ये श्रम विभाजन है, ये भी यहाँ पर आप समझिए कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग कुछ कार्य रहा होगा, उसके लिए एक श्रेणी या जो व्यापारिक संगठन है ऐसा कोई वहाँ पर रहा होगा, जो कि लिखित हिसाब किताब रखता था इन सारी चीज़ों का। इस शिल्प में क्या हो सकता है, बढ़ई है जो कि फर्नीचर बनाते होंगे, औजार बनाते होंगे, मनके बनाते होंगे, मुद्राएं बनाते होंगे,
आभूषण बनाते होंगे, ये सब वहाँ के प्रमुख शिल्प रहे, सीपी बनाते होंगे। तो इन सब में जो निपुणता है लोगों की वो दिखाई देती है, क्योंकि बौद्धिक रूप से हमको यहाँ पर जो बहुत विशाल मात्रा में साहित्य मिला है, गणित का प्रयोग इन्होंने किया है, और जो ज्योतिष का है इनका ज्ञान बहुत उन्नत अवस्था में है। तो हम लोग देखेंगे, अभी बात करेंगे। ये वार्का शीर्ष हमको वहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसकी ये सुकोमलता आप देख सकते हैं कि कितना मुख पर जो सौंदर्य है वो इतना अच्छा सा दिख रहा है। इनकी आंखें में ये जो आपको खांचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस समय यहाँ पर लाजवर्त का प्रयोग किया गया होगा, सीपी का प्रयोग किया गया होगा, बिटुमन का प्रयोग किया गया होगा ये भवों बनाने में। और यहाँ पर जो ये आप इसका शीर्ष देख रहे हैं, यहाँ पर एक खांचा बना हुआ है जिसमें कोई ना कोई आभूषण अवश्य लगाया गया होगा। तो इस पत्थर को बनाने में, इस पत्थर से मूर्ति बनाने में कितने लोगों की सहायता लेनी पड़ी होगी उस मूर्तिकार को, जरा ये सोचिएगा और एक लिस्ट बनाइएगा कि किन किन लोगों का उसने सहायता, किन किन लोगों की सहायता से उन्होंने इसका निर्माण किया होगा। तो ये हमें उरूक से प्राप्त हुआ 3000 ईसा वर्ष पूर्व। अब हम लोग देखते हैं शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी। शहरों में माल की ढुलाई जो है वो पशुओं से होती थी। पशुओं के द्वारा माल ले जाना थोड़ा खर्चीला हो जाता था, इसलिए एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए लोग नदियों का या जलमार्ग का प्रयोग करते थे। जैसा हमने बात की कि खाद्य तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन खनिज संसाधन वहाँ पर कम है, तो जलमार्ग का चयन किया इन्होंने। नदियाँ जो हैं वहाँ पर, नहरें जो उनसे बनाई गई हैं, और जो प्राकृतिक जलधाराएं हैं, जो स्वच्छ झरने हैं, जंगली, पूरा उनका प्रयोग किया गया होगा। फरात को एक विश्व मार्ग के रूप में जैसे हम बात कर रहे थे, अभी आगे समझाएंगे इसको। तो इसमें आयात और निर्यात किन चीज़ों का होता रहा होगा। अब देखिए, जो प्रचुरता में है उसका तो वो आयात करेंगे नहीं, जो चीज़ जिनका अभाव है उनका ही वो करेंगे, और निर्यात अपने कृषि अधिशेष का करते रहे होंगे, और आयात जो उनको सामग्री चाहिए, जैसे कि आभूषण बनाने के लिए पत्थर, गाड़ियां बनाने और पहिया बनाने के लिए मजबूत लकड़ी, क्योंकि वहाँ पर खजूर है, पोपलार की लकड़ी है, जो कि इसके लिए उतनी मजबूत नहीं है। तो इनके लिए नाव के निर्माण के लिए जो आवश्यक जो मजबूत लकड़ी है, उसके लिए इनको दूसरे देशों पर, ईरान, तुर्की और बाहर बाकी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। औजार पात्र और आभूषण बनाने के लिए इनके पास उतनी मजबूत धातु भी नहीं थी, इसके लिए भी इनका आयात करते थे। इराकी खजूर और पोपलार की जो लकड़ियाँ थी वो मजबूत नहीं होती थी। तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देशों से ये लोग तांबा, रांगा, टिन और बाकी और सी जो बहुमूल्य पत्थर हैं उनका ये लोग आयात करते थे, और कृषि संबंधी अपने जो भी उत्पाद हैं उनका निर्यात करते थे। अब लेखन कला की बात कर ले तो इनकी जो लेखन कला है वो बहुत ही अच्छी है। लेखन कला क्या है, जो हमारी भाषा है, भाषा हमारी अभिव्यक्ति को दूसरे तक पहुंचाती है। तो ये मौखिक या शाब्दिक जो भावाभिव्यक्ति है वो इन्होंने चित्रों में अंकित की है। ठीक है, तो भाषा क्या माध्यम है, जो कि एक ध्वन्यात्मक माध्यम है अपनी भाषा, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने की। तो यहाँ पर जो हमने बात की सुमेरी भाषा की सबसे पहले हुई। तो लेखन कला या जो इनकी लिपि है, सबसे पहले हमें 3200 ईसा पूर्व में ऐसी पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं जिन पर कुछ चिन्ह अंकित हैं। अब ये यहाँ देखने की बात है, जैसे हमारी हिंदी वर्णमाला या अंग्रेजी की जो वर्णमाला है, रोमन वर्णमाला है, उसमें स्वर और व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर ये स्वर और व्यंजन नहीं है, ये शब्दांश हैं, सिलेबल्स हैं, जिनका इन्होंने जैसे एक चित्र बना दिया या अक्षर पूरा एक शब्दांश लिख दिया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चित्र का मतलब ये है, कोई एक अक्षर नहीं है, पूरा शब्दांश है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कीलाकार अक्षर है। इसका उल्लेख जो है व्यापारिक लेन देन के लिए किया गया होगा। कीलाकार चिन्ह लैटिन शब्द क्यूनियस और फॉर्मा से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि जो चिकनी मिट्टी को पहले इन्होंने मारा और फिर उसकी पट्टिका बनाई और उस पर गीले रहते हुए ही उसको सरकंडे की सींख से लिखा और सुखा करके इसको पूरा फिर इन्होंने प्रयोग किया। अब चूंकि वो सूखने के बाद पक्की मिट्टी की तरह हो गए, तो फिर उसका वो प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते थे। तो इस प्रकार के चिन्ह आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। और ये जो है, इसको लिखने के लिए विशेष कला चाहिए रहती होगी जो केवल लिपिकों के पास थी, और उसमें साक्षर होना बहुत बड़ी बात रहती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में कि यहाँ पर त्रिभुज से रिलेटेड या गणित की एक पट्टिका है जो कि बनाई गई है, और इसमें जो साक्षर होना है वो बहुत बड़ी बात है। राजा अपने साक्षर होने पर बहुत ही गर्व प्रकट करता था, और ये जो सबसे पहला हमें प्रमाण व्यापारिक अभिलेख का मिलता है वो है कि वहाँ का जो राजा है एनमार्कर एंड लॉर्ड ऑफ अरट्टा की जो कहानी मिलती है हमको वहाँ पर महाकाव्य में, उसमें वो स्वयं बताता है कि किस प्रकार से उसने एक सुंदर नगर बनाने के लिए, सुंदर मंदिर बनाने के लिए अपने दूत को अरट्टा भेजा। वहाँ पर चूंकि वो दूत जो था उसका वो 7 पर्वतमालाएं चढ़ा उतरा और वे फिर अरट्टा पहुँचा, और सूर्य कैसे उसने देख करके रास्ता पहचाना, अरट्टा पहुँचा, लेकिन वहाँ के लोग उसको नहीं जान पाए, समझ पाए, तो फिर वो वापस आया। फिर यहाँ
से उसने लिखित पट्टिका दी राजा ने और स्वयं उन कीलाकार अक्षरों को लिख करके दिया। तो यहाँ एक पहला प्रमाण हमको व्यापार के मामले में दिखाई देता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा क्या क्या, मेसोपोटामिया का ऐतिहासिक महत्व पढ़ा, उसका भूगोल पढ़ा, शहरीकरण का महत्व पढ़ा, शहरों में माल की आवाजाही, लेखन कला का विकास, प्रणाली, साक्षरता, ये सब हम लोगों ने इसका अध्ययन इस भाग में किया। अब अगले भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे पहले इन प्रश्नों को आप लोग अवश्य कर लीजिएगा कि पुरानी कहानियाँ, जो हमारी पुरानी कहानियाँ हैं, उनमें किस प्रकार से जलप्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है, मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है, इसको आप लोग को देखना है। मेसोपोटामिया का अर्थ स्पष्ट करना है। कृषि में कांसे का प्रयोग कब शुरू हुआ ये बताना है। प्राकृतिक उर्वरता खाद्य उत्पादन उच्च स्तर तक पहुंच सकती है ये बताना है। प्रमुख भाषा इनकी क्या रही होगी और इनके प्रमुख स्थल कौन से रहे। ठीक है, इन सब प्रश्नों को आप लोग वीडियो रोक करके अच्छे से देख करके प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल कर सकते हैं। इसके अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण मंदिर में और राजा का इसका क्या प्रभाव रहा वो देखेंगे। मोहर क्या है, शहरी जीवन कैसा होता था, पशुचारक क्षेत्र में व्यापारिक नगर कैसे बन गए, जो वहाँ का अमारी का राजमहल है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नगरों की खुदाई किस प्रकार हुई, महत्व क्या था, लेखन कला की क्या देन है, इस सब के बारे में हम लोग अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो इससे संबंधित आपकी जो भी और भी आशंकाएं हैं उनको आप लोग दीक्षा ऐप पर अपनी पुस्तकों से पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं आप लोग और अपने शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। तो इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन पढ़ते रहिए। धन्यवाद।